नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं दीपक शर्मा और हमारे साथ हैं पूर्व डीजीपी और कांग्रेस के बड़े नेता करुणा सागर। हम इनसे समझेंगे कि क्यों इन्हें ही चुना गया। कांग्रेस में नेताओं की लंबी फहरिस्त है, लेकिन बिहार में जो महागठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो मैनिफेस्टो कमेटी बनी है, उसमें इन्हें चुना गया है। तो किन जवाबदेहियों के साथ चुना गया है, क्या एक्सपेक्टेशन है, क्यों चुना गया, आपको क्यों रखा गया है उसमें? देखिए, अब क्यों चुना गया ये तो पार्टी इस भरोसे के साथ चुना है। हाँ, लेकिन ऐसा है कि इसमें सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, 5 लोग और हैं। और पिछले लगभग 1 महीने से अमिताभ दुबे जी हैं और वो एआईसीसी के कम्युनिकेशन सेल में रिसर्च डिवीजन को हेड करते हैं। तो उनके साथ हम मिलकर मैनिफेस्टो का काम कर रहे हैं और हम लोग का प्लान है कि बिहार के हर एक डिस्ट्रिक्ट में जाके समाज के विभिन्न तबकों के लोगों से मिलकर और उनकी समस्याओं को एक पीपल्स मैनिफेस्टो बनाने की हमारी कोशिश है। महागठबंधन का और अभी ये महागठबंधन का मैनिफेस्टो जब ये जो अभी तक जो हम लोग करते आ रहे हैं वो कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पर हम लोग करते आ रहे हैं। जब महागठबंधन की जब टीम बन जाएगी, जैसे आपने जो कहा कि तो कांग्रेस की तरफ से कुछ लोगों का नाम गया है, वैसे ही गठबंधन के जो दूसरे दल हैं वो अपने अपने लोगों को नॉमिनेट करेंगे और फिर एक टीम बनेगी और उसके बाद एक स्ट्रैटेजी बनेगी। लेकिन जिस स्ट्रैटेजी पे हम लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो हमने आपको बताया कि वो ये है कि जनता से जाके जनता की राय जान के उनकी समस्याओं को समझ के और एक मैनिफेस्टो बनाया जाए और उसके साथ साथ एक विजन डॉक्यूमेंट बनाया जाए कि हम अगर सत्ता में आते हैं तो अगले 5 साल में, 10 साल में, 20 साल में हम बिहार को कहाँ ले जाना चाहेंगे। आपको कमेटी में रखे जाने से और जो दूसरे लोगों को जो कमेटी में रखा गया है कांग्रेस के नेताओं को, उसे लेकर उन नेताओं में भारी नाराजगी है जिन्हें नहीं रखा गया है। वे लोग कह रहे हैं कि कई बड़े नेताओं को नज़रअंदाज किया गया है। जो कमेटी बनाई गई है कांग्रेस की ओर से, सिर्फ मैनिफेस्टो कमेटी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है जिस नेताओं की जिनमें भूमिका होगी, इससे वे नेता आहत हैं जिनको आप लोगों ने छोड़ दिया है। तो उनके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, ये शीर्ष नेतृत्व का सवाल है कि किनको किस काम के लिए सिलेक्ट किया जाता है। और जैसे आपने देखा कितनी अलग अलग कमेटियां हैं और जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसमें हमारे प्रभारी कृष्णा जी हैं, उसके बाद अध्यक्ष राजेश कुमार जी हैं, फिर शकील अहमद साहब हैं और मदन मोहन झा जी हैं। तो ये 4 इस समय कांग्रेस के, बिहार कांग्रेस के शीर्ष नेता हैं। तो इसलिए कोऑर्डिनेशन में वो हैं, क्योंकि जब कोऑर्डिनेशन की बात होगी तो आप दूसरे दलों से बात करेंगे, उनके शीर्ष नेताओं से बात करेंगे, तो हमारे भी शीर्ष नेतृत्व होने चाहिए। तो इस तरह से सोच होती है। नहीं, मेरा इशारा था अखिलेश सिंह की तरफ कि उनको नहीं रखा गया और भी कुछ नेताओं को नहीं रखा गया, और अखिलेश सिंह समर्थक इससे बहुत आहत हैं कि उनको नहीं रखा गया, किसी कमेटी में भी नहीं रखा गया। देखिए, अब मैं कमेटी के लिस्ट में कौन किसका समर्थक है ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ। पूर्व अध्यक्ष थे, अब तक पार्टी चला रहे थे और किसी भी कमेटी में उनका नाम नहीं है। नहीं, जैसे जब नई टीम बनी उसके बाद से एक कमेटी बनाया गया कांग्रेस के अंदर, इंटरनल कोऑर्डिनेशन कमेटी भी, कि जो बाकी जो भी पोस्टिंग हुई, जो जैसे आपने देखा जिला अध्यक्षों की जो लिस्ट आई, तो इस कमेटी में शीर्ष नेता लोग हैं और वो लोग सबसे फीडबैक लेने के बाद और अपने एक्सपीरियंस के आधार पर ये डिसीजन ले रहे हैं कि किसको क्या होना चाहिए। और इसीलिए कई जिला अध्यक्ष जो पहले थे वो कंटिन्यू किए और कई जगह नए लोग आए, कई जगह एक कार्यकारी अध्यक्ष का एक नया एक्सपेरिमेंट भी किया गया है। तो सारे तरह के समीकरणों को देखते हुए ये चीज़ें की जाती हैं। तो ऐसा कहा जा रहा है, आप जो बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि जो लोग संभाल रहे थे अब तक, उन्होंने नाम लेकर कहा कि अब जो लोग बिहार कांग्रेस कमेटी को संभाल रहे थे अब वे राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी का कामकाज देखेंगे। तो इससे कहीं ना कहीं पहले से ही गुटों में विभाजित कांग्रेस और ज़्यादा गुटबाजी के शिकार हो जाएगी। देखिए, अगर आप लॉजिकल देखें तो कोई भी पार्टी हो तो उसमें
कुछ ना कुछ गुट होता है, ये एक नेचुरल है। लेकिन कांग्रेस को अगर आप इस समय देखिए तो आप खुद ही कांग्रेस बहुत कवर कर रहे हैं, आपका चैनल बहुत कवर कर रहा है, आपकी स्टोरीज को हम फॉलो करते हैं। तो कांग्रेस एक नए उत्साह में, एक नए तेवर में, एक नए कलेवर में आ रहा है। और इस समय जो हमारे जननायक राहुल गांधी जी हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी हैं, इनके द्वारा जिस तरह का दिशा निर्देश आ रहा है, अभी जितनी घटनाएं इस समय जो हाल में घटी हैं, उसमें आप कांग्रेस का स्टैंड देखिए तो एकदम पॉजिटिव, कंस्ट्रक्टिव और देश हित में है। देखिए, हम आपने जैसा कहा, हम लोग कांग्रेस को कवर करते हैं बहुत प्रमुखता से, दूसरी पार्टियों को भी प्रमुखता से कवर करते हैं, लेकिन हम लोगों को जो कांग्रेसी क्या बता रहे हैं कि कांग्रेस का जो कोर वोटर बिहार में था, भूमिहार, वो बहुत नाराज है अखिलेश सिंह को दरकिनार किए जाने से। देखिए, हम पहली बात तो इस विषय पर कि कौन जात किसको वोट देता है, हमें लगता है कि हम लोग को इस मुद्दे से ऊपर उठना चाहिए। और जातीय समीकरण तो हकीकत है। नहीं, जातीय समीकरण हकीकत है और जात का रोल राजनीति में है। और ये लोग कहते हैं कि बिहार में ज़्यादा है, ऐसा नहीं है, अन्य राज्यों में भी हर राज्य जातीय समीकरण देखे जाते हैं। और सारी जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं वो जब कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है या पोस्ट देना होता है तो इस समीकरण का ख्याल रखती हैं। अब तो हालात ये हो गए हैं कि प्रधानमंत्री जब कैबिनेट का रिसफल करते हैं तो गिनाते हैं कि इसमें एससी की संख्या कितनी है, एसटी की कितनी है, ओबीसी की कितनी है और अगड़े की कितनी है। ये पहली बार हमने देखा कि प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में जब नए सदस्य जब शपथ ले रहे थे तो कैबिनेट मिनिस्टर्स की संख्या जाति के आधार पर बताई गई। तो ये एक अनफॉर्चुनेट पार्ट है। और मुझे लगता है कि अगर खासकर बिहार जैसे राज्य को जब तक हम मुद्दों की बात नहीं करेंगे, मुद्दों की राजनीति नहीं करेंगे, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। एक तो आप थोड़ा सा लंबा हो रहा है मेरा, आप बेंगलोर में रहे हैं काफ़ी लंबे समय तक, और आप जब बेंगलोर में रहे होंगे तो आपको बिहार की स्थिति वहाँ से जब देखते होंगे तो आप ज़्यादा ऑब्जेक्टिवली देख पाते होंगे कि बिहार में कितनी कमी है। और इसीलिए ज़रूरी है कि बिहार में हर जो प्रोग्रेसिव शक्तियाँ हैं वो मिलें और जुड़ें, ताकि एक नए बिहार का, एक ऐसे बिहार का जिसमें हर नागरिक अपने आप को गर्व से कह सके कि हम बिहारी हैं और हमारा राज्य है वो देश के अग्रणी राज्यों में है। बिल्कुल, लेकिन ये तो सवाल है ना कि क्या आप ये कह रहे हैं कि बिहार का जो भूमिहार है वो नाराज नहीं है अखिलेश सिंह को हटाए जाने से कांग्रेस से? हमें तो जो फीडबैक मिल रहा है कि नाराज है, तो क्या सच्चाई है? बिहार का भूमिहार कांग्रेस से नाराज नहीं है, अलग महसूस नहीं कर रहा है? देखिए, आप अगर भूमिहार की बात करते हैं तो मैं भी उसी समाज से आता हूँ, और ये एक जिंदा कौम है, बुद्धिजीवी है, प्रगतिशील है। आप आज़ादी के आंदोलन से लेके और आज तक आप देखेंगे कि जितनी प्रगतिशील लड़ाइयाँ हुई, चाहे वो स्वामी सहजानंद सरस्वती से लेके और श्री बाबू के काल से लेके और उनके बाद भी जितने और नेता हुए, वो हमेशा प्रगतिशील विचारधारा के साथ रहे हैं। और हम जानते हैं कि समाज में परिवर्तन ही एक सच्चाई है, और कोई भी समाज ऐसा नहीं होता इसमें परिवर्तन नहीं होता है। तो इसलिए कुछ चेहरे बदलने से समाज की सोच नहीं बदल जाती है। नाराज नहीं है नहीं है, क्योंकि समाज को मालूम है कि किस समय क्या जरूरत पड़ती है। और मतलब पहले की तरह खड़ा है कांग्रेस के साथ भूमिहार समाज बिहार में। देखिए, जैसा हमने कहा कि एक बुद्धिजीवी समाज है, प्रगतिशील समाज है, और वो कांग्रेस का परंपरागत वोटर भी रहा है। बिल्कुल। और श्री बाबू का जो काल था उसे आज भी जिस तरह के स्वर्ण काल माना विकास पुरुष थे, और जिस तरह से उन्होंने समाज के सारे लोगों को जोड़ा, आज भी जब देवघर में दलित की एंट्री की बात होती है तो उनकी बात होती है किस तरह से उन्होंने व्यक्तिगत रूप से खड़े होकर ये किया। और जितनी सिंदरी, बोकारो और
हटिया और जितना भी जो प्रोग्रेसिव चीज़ें हुई, फैक्ट्रियां बनी, कॉलेज बना, पूसा बना, जितनी भी जो चीज़ें बनी उस काल में बनी, और उसका कोई भी मुख्यमंत्री उसके बाद मुकाबला नहीं कर पाया है। तो ये एक सोच है उस समाज की। तो इस समाज को आप इस संकुचित नज़रिए से मत देखिए कि वो किसी व्यक्ति के होने से या ना होने से नाराज होता है या प्रसन्न होता है। वो व्यवस्था परिवर्तन और व्यवस्था में अपना रोल देखता है और उसके आधार पर अपनी जिम्मेवारी भी महसूस करता है। मैनिफेस्टो को लेकर आपको जो भूमिका मिली है उसमें आप लोग सबसे ज़्यादा जोर दे रहे थे मुद्दों पर कि जातिगत जनगणना वाली जो आपका मुद्दा था उसे तो मोदी जी ने खत्म कर दिया। आपका सबसे जो मुख्य मुद्दा था अब तो वो रहा नहीं, तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे? देखिए, ये तो हमारी जीत है, इंडिया गठबंधन की जीत है। राहुल जी ने 2 साल पहले सरकार को पत्र लिखा था कि जनगणना जातीय आधार पर होनी चाहिए, और मौजूदा दौर में जनगणना 2021 में होना चाहिए था, आज तक नहीं हुआ है। उसके बाद हर मंच से, हर नुक्कड़ से, हर चौराहे से, हर जो भी मौका जब भी जहाँ भी मिला, राहुल जी ने और कांग्रेस के बाकी नेताओं ने और इंडिया गठबंधन के सभी दलों ने इस बात को मजबूती से रखा कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि जब जातीय जनगणना होगी तभी आगे की जो आपकी प्लानिंग है उसका जो एक सोशल जो मापदंड होता है वो सही हो पाएगा। देखिए, आपको सुनना, आप इंटेलेक्चुअल हैं, आपको सुनना हमारे युवा दर्शकों के लिए एक बहुत ही अच्छी सीखने की लर्निंग एक्सपीरियंस हो सकता है। तो आप हमारे दर्शकों को थोड़ा संक्षेप में बताइए कि ये जो जातिगत जनगणना होगी इसका क्या फ़ायदा मिलेगा? देखिए, उसको बोलते हैं ना कि जो प्लानिंग होती है तो उसका अमाउंट अनलिमिटेड नहीं होता है। अब 3 लाख करोड़ हो या 10 लाख करोड़ हो, जो एक अमाउंट होता है जातीय जनगणना से। और ये जातियों को गिनने की प्रक्रिया नहीं है, ये जातियों का एक्सरे है कि समाज की जो विभिन्न जातियां हैं वो सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से किस स्तर पर हैं। और राहुल जी तो इससे भी आगे बढ़कर कहते हैं कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं, सरकारी व्यवस्था है, उसमें उनकी कितनी भागीदारी है, किस जाति की कितनी भागीदारी है। तो अगर ये आपको पता चले तो आगे जो आप प्लानिंग बनाएंगे, या जैसे नीति आयोग जो स्कीम्स बनाता है, स्टेट्स का जो स्कीम्स अप्रूव करता है, केंद्र से जो सहायता मिलती है, राज्य सरकार जो विभिन्न लोक जो उपयोगी योजनाएं होती हैं उसको बनाती हैं, तो उस पर इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि किस वर्ग को कितने मदद की ज़रूरत है, ताकि वो भी समाज में एक पैदान पर खड़ा हो सके। देखिए, अभी इसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस और जो आपके महागठबंधन के दूसरे दल हैं इनके बीच 2 दौर की बातचीत हो चुकी है। सदाकत आश्रम में भी मीटिंग हो चुकी है, राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय में भी मीटिंग हो चुकी है, लेकिन ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस को सम्मानजनक सीटें, जैसे पिछली बार 70 सीटें मिली थी, देने के मूड में इस बार राष्ट्रीय जनता दल नहीं है और 30-40 सीटों पर निपटाने की कोशिश में है। ऐसे में कांग्रेस के एक धड़े, खासकर युवाओं की ओर से यह मांग उठ रही है कि 243 सीटों पर अकेले लड़ जाना चाहिए। तो इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, हम लोग महागठबंधन के हिस्सा हैं और इंडिया अलायंस के हिस्सा है। इंडिया अलायंस अगर अम्ब्रेला अलायंस है तो उसके अंदर महागठबंधन है जो पहले से चला आ रहा है और जिसके हम पार्टनर हैं। तो हम लोग मजबूती से एक दूसरे के साथ हैं। और जो कोऑर्डिनेशन कमेटी आपने बताया, देखा कि 4 लोगों का नाम जो हम कांग्रेस पार्टी से है और बाकी लोगों का होगा, तो ये इसीलिए बनाया गया है ताकि एक छोटे से ग्रुप में, क्योंकि बहुत बड़े ग्रुप में आप इन चीज़ों को डिस्कस करके एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि हम लोग साइंटिफिक बेसिस पे सब कुछ करना चाहते हैं, सर्वे के आधार पर,
कहाँ पर कौन सी पार्टी मजबूत है, किसका जनाधार ज़्यादा है, किसके जीतने के चांसेस अच्छी हैं, किसके पास कैंडिडेट बेहतर है। तो इस सारे चीज़ों को देख के और सीटों का बंटवारा होगा, और जब भी होगा तो बताया जाएगा। और जैसे एक बार कोई भी प्रवक्ता आपको यही बोलेगा कि भाई सीटों के बंटवारे की बात उसके पहले स्टूडियो में तो नहीं हो सकता है। नहीं, स्टूडियो में नहीं हो सकती, लेकिन यह मांग तो उठ रही है ना कि अगर सम्मान नहीं मिले, जैसा कि हमें खबर है, हमारे सूत्रों ने बताया कि राहुल गांधी ने भी यह बात कही जो डीसीसी के नेताओं के साथ बैठक हुई दिल्ली में, उसमें कि हमें सम्मान के साथ कम सीटें भी मिले, हमें सम्मान हमारे लिए, हमारी पार्टी के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसी स्थिति में आपका जो युवा कार्यकर्ता है वो तो उपेक्षित महसूस कर रहा है, उसको लग रहा है कि हम, हमारे नेताओं को हमारे सम्मान की रक्षा करनी चाहिए, 70 सीटों से कम पर नहीं मानना चाहिए। अगर आप लोग कम पर मान जाइएगा तो आपका कार्यकर्ता जो बूथ पर है दुखी होगा। देखिए, पिछली बार कितने सीट पे लड़े थे, इस बार कितने सीट पर हम लड़ेंगे, वो तो बात की बात है। लेकिन जहाँ तक आप सम्मान की बात करते हैं तो हर दल सम्मान चाहता है, और इसीलिए हम कभी भी ये ए टीम बी टीम इस पर विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा ये मानना है कि जब भी कोई गठबंधन होता है तो वो एक शरीर की तरह होता है, और शरीर के सारे अंग महत्वपूर्ण भूमिका में होते हैं, और इसीलिए सभी अंग को स्वस्थ रहना उतना ही ज़रूरी है। तो ये बात तो बिल्कुल, इसमें कोई डिस्कशन की बात ही नहीं है कि कोई सम्मान नहीं हो रहा है। और आपने देखा कि तेजस्वी जी खड़गे जी और राहुल जी से दिल्ली में उनके घर पर मिले, उसके बाद राजद कार्यालय में मीटिंग हुई, उसके बाद सदाकत आश्रम में मीटिंग हुई। तो ये सब जो आप देख रहे हैं, और आप लोग जर्नलिस्ट हैं, आपकी बड़ी पैनी निगाहें होती हैं कि किस समय क्या हो रहा है, हर चीज़ों को आप लोग एक चश्मे से देखने की कोशिश करते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि जिस तरह के माहौल में बात हो रही है, जिस तरह से हर मीटिंग के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, उसमें जो चाहे हमारे अध्यक्ष हों या प्रभारी हों या महागठबंधन से तेजस्वी जी हों या दूसरे नेता हों, सब जब एड्रेस कर रहे हैं तो कितना एक पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज है और एक दूसरे को सम्मान देने की प्रवृत्ति है। तो ये जो इंडिया गठबंधन का जो यूएसपी है वो यही है कि हम सब एक दूसरे को सम्मान देके साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि जब सम्मान नहीं देंगे तो अस में जो इस तरह की अगर गठबंधन होगा तो कार्यकर्ताओं तक वो केमिस्ट्री नहीं होगी। तो गठबंधन का मतलब सिर्फ नेता के स्तर पर गठबंधन नहीं होता है, कार्यकर्ता के स्तर पर होता है, क्योंकि बूथ पर तो कार्यकर्ता ही रहता है, वही काम करता है। और वो जब उपेक्षित महसूस करेगा तो नेचुरली वो उसका वो काम उतना बढ़िया नहीं होगा। तो इसलिए इस समय बहुत अच्छे माहौल में महागठबंधन में सारी बातें चल रही हैं और आगे भी ऐसे ही चलती रहेंगी। हमारे सूत्रों ने बताया है कि अब मई में इसी महीने कन्हैया कुमार का पार्ट 2 शुरू होने जा रहा है। मतलब ऐसा जो आरोप लग रहा था कि तेजस्वी यादव के दबाव में कन्हैया कुमार को पीछे हटा दिया गया है और अब वे बिहार में नहीं दिखेंगे, हमारे सूत्रों ने हमें बताया है कि इस महीने वे फिर से बिहार में दिख सकते हैं और जिलों में जा सकते हैं। तो क्या जो ये अफवाह थी कि तेजस्वी यादव के दबाव में राहुल गांधी ने कन्हैया कुमार को पीछे कर लिया, कांग्रेस ने पीछे कर लिया, यह तो गलत है ना? देखिए, कन्हैया जी का आगे क्या कार्यक्रम है इसके बारे में मुझे कोई आधिकारिक रूप से कोई जानकारी नहीं है, तो इसलिए इसके बारे में मैं टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है ना कि उनको बिहार से हटा लिया गया है? नहीं, वो नेता हैं और बिहार में आपने देखा कि उनका इतना बढ़िया कार्यक्रम रहा। खुद राहुल गांधी ने उस शिरकत की और बेगूसराय ने वैसे भारी भीड़ जुटी नहीं देखी थी। तो वो इसके पहले भी वो यहाँ से चुनाव लड़े हैं। तो कन्हैया एक बड़े पॉपुलर युवा नेता हैं और एसेट हैं। राहुल गांधी जी जब भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे तो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने पूरी यात्रा एक साथ की। तो उनका जो कद है पार्टी में वो महत्वपूर्ण है। तो
करुणा सागर जी सीधे सीधे तो नहीं कह रहे हैं कि हाँ उनकी क्या भूमिका होगी, लेकिन उन्होंने इशारा दे दिया है कि उनका अपना कद है और उनकी अपनी भूमिका है पार्टी में। दो तीन महत्वपूर्ण बातें जो इन्होंने कही वह एक यह कि मैनिफेस्टो जो बनेगा महागठबंधन का उसमें किन चीज़ों को, किन मुद्दों को समेकित करने की कोशिश हो जाएगी, और दूसरी जो उन्होंने बात कही कि जब अपेक्षित सीटें नहीं मिलती हैं तो जो बूथ का कार्यकर्ता है वो उदास होता है, तो इसका ध्यान रखे जाने की ज़रूरत है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।